बच्चों देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो दो चैप्टर्स हैं उनका कंबाइंड बेसिक है ये। ठीक है, जितना भी बेसिक पढ़ाऊंगा थर्ड और फोर्थ चैप्टर को मिक्स कर देगा। ठीक है, दोनों चैप्टर आपके जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो वो लिंक होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें तो देखो, मैटर जो है, आपने सुना होगा मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। डेफिनेशन आपने पढ़ा है, लेकिन इस नेचर के अंदर, इस अर्थ के अंदर जितनी भी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब कुछ है मैटर। ठीक है, मैटर किससे मिलके बना हुआ हो? हर मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और इन पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं क्या? एटम। ठीक है, तो देखो एटम्स। अब अगर एटम की बात करें तो एटम जो है उसके तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज रहता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो देखो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और देखो जनरली हमारे जितने भी मैटर या अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो आप जो मर्जी मेटल ले सकते हो, ठीक है, आयरन हो, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो मैटर जो है अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, एलिमेंट्स टोटल अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 118 के आसपास अभी नॉन एलिमेंट्स हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं नेचुरल, तो नेचुरल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 83 के आसपास नेचुरल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, यानी कि जो नेचर में हमको फ्रीली और नेचुरली अवेलेबल है वो 83 ही क्या है? एलिमेंट्स हैं। बाकी के बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर आर्टिफिशियली मेड बाय ह्यूमंस। कैसे? वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्शन से आर्टिफिशियली हम लोगों ने क्या किए? डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स को या एलिमेंट्स को बनाए। ठीक है, तो अभी इतना याद रखेंगे कि एलिमेंट्स टोटल अप्रोक्सीमेटली 118 है, उनमें से नेचुरल ओनली 83 है, और बाकी के सारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है? आर्टिफिशियली मैन मेड है। ठीक है, अब देखो सर, ये जो एटम्स थे, हमने बात करी मैटर। मैटर कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया एटम्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज के एटम्स होते हैं, और ये एटम फर्दर बने होते हैं तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों ही एलिमेंट किस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूं। देखो सेंटर के अंदर जैसे सन है, सन सेंटर के अंदर उतना सोलर सिस्टम है, वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल सेंटर के अंदर अवेलेबल होते हैं, और सॉलिड मास बनाते हैं। क्योंकि देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करूं तो मैक्सिमम मास इन दोनों का ही होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1840 कह लो राउंड फिगर में, 1840 टाइम्स हैवियर होता है प्रोटॉन का मास। किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से। तो इलेक्ट्रॉन के मास को मैं नेग्लिजिबल लेता हूं। ठीक है, मेन मास किसका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल इक्वल इक्वल रहता है, और सारा का सारा जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी अवेलेबल होंगे एक एटम के अंदर, वो सारे के सारे सेंटर के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सेंटर में इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस, जैसे कि हमारे अर्थ की कोर है सेंटर। इसके चारों तरफ में फिक्स एनर्जी शेल होते हैं, जहां पर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन आपका मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये है शेल, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ घूमते रहते हैं? इस फिक्स शेल्स के अंदर, एनर्जी शेल्स के अंदर घूमते रहते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ होते हैं शेल्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं इन द फिक्स एनर्जी शेल्स।
ठीक है, तो ये है लोकेशन किसकी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। अब देखो, सिर्फ एक एटम में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी एक्सचेंज या इनका ट्रांसफर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन्स का ही क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं किसी भी एटम को और गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लूज और गेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। और इसके अलावा एक्सचेंज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का कभी भी नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोटॉन निकाल दिए तो एटम का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एटम का स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। राइट सर। देखो, किसी भी एलिमेंट की अगर बात करें तो देखो डिफरेंट डिफरेंट 118 के अप्रॉक्सीमेटली एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या है, सिस्टमैटिकली अरेंज किया है और एक एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक नंबर जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रोजन, ऐसे करके 2 पे हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया है, एक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर अरेंज किया, उनको हमने नाम दिया एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम की अगर बात करें तो उस एटम के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है उसका एटॉमिक नंबर और एक होता है उसका मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कार्बन है तो कार्बन 6 नंबर के ऊपर आता है और इसका जो मास है वो होता है 12। ठीक है, ये है एटॉमिक नंबर और ये है इसका मास नंबर। अब देखिए, एटॉमिक नंबर हमको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर हमको बताते हैं कि उस पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन। आप प्रोटॉन नंबर याद रखें, तो उसमें फिक्स कितने प्रोटॉन्स हैं वो बताता है हमको एटॉमिक नंबर। और किसी भी एटम की अगर बात करूं, एक न्यूट्रल एटम की अगर बात करूं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑलवेज इक्वल रहेगा किसके, प्रोटॉन के नंबर के। हाँ, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल, इसके अंदर मास नंबर क्या है, 12। तो व्हाट इज मास नंबर, तो मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रॉन का नंबर निकालना चाहूँ तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है कितना, 12। एंड यहाँ से न्यूट्रॉन अगर निकालूँ तो 6 प्लस n इज इक्वल टू 12 एंड देन n इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना आ गया, 6। इस तरह से मास नंबर में से हम प्रोटॉन का नंबर देखेंगे कहाँ से, एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन का नंबर पता चलेगा और मास नंबर में से प्रोटॉन को जब माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन हमारे पास में अवेलेबल हो जाएंगे कि कितने न्यूट्रॉन कंटेन करता है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम। ठीक है, जैसे कार्बन के अंदर 6 है। ये नंबर चेंज भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल सोडियम। सोडियम 11 नंबर पे आता है और इसका जो मास नंबर है वो है 23। 11 नंबर देख के हमको पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, और 11 ही क्या है इसमें, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो देखो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना है, 23। और यहाँ से अगर मैं प्रोटॉन 11 प्लस n इज इक्वल टू 23 करूँ तो n इज इक्वल टू 23 माइनस 11 और यहाँ आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर 12। तो न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के नंबर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इतनी बात समझ आई। तो देखो दोबारा से रिवाइज करो, मैटर, कोई भी मैटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स यानी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिनको हम कहते हैं एटम। ठीक है, ये एटम फर्दर डिवाइड होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, राइट। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो अरेंजमेंट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, वो इस तरह से अरेंज होती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा रहता है सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस क्या बनाता है, और इसके चारों तरफ जैसे प्लैनेट्स किसी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसे ही फिक्स ऑर्बिट या शेल के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ही एक्सचेंज हो सकता है सिर्फ। ठीक है, एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ले सकते हैं, लूज और गेन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने देखा किसी भी एलिमेंट की अगर बात करूं तो 118 एलिमेंट्स है
नेचुरली 83 अकर हो रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द जितने भी हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल या मैन मेड होते हैं। किसी भी एलिमेंट को जब हमने 118 एलिमेंट हमने रखे तो पीरियोडिक टेबल में इनको हम लोगों ने एक साथ क्या है सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर अरेंज किया है, और जैसे कि 1 2 3 4 तो एटॉमिक नंबर दिया उनको। कार्बन जो है वो 6 नंबर के ऊपर आता है। आगे देखो, तो हमने यहाँ पे सीखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, ठीक है, कैसी उनकी पोजीशन होती है किसी भी एटम के अंदर, एटम का स्ट्रक्चर हो गया। ये नील्स बोर का मॉडल है जो आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में पढ़ते हैं। और आगे चलते हैं सर। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका एक्सचेंज हो सकता है, कुछ लूज कर सकते हैं, कुछ गेन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ध्यान रखना, जो एलिमेंट्स हैं टोटल 118, इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टेंडेंसी रखते हैं लूज करने की इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है मेटल्स। मतलब मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी रखेंगे अपने में से, ठीक है। और इनमें से जो एलिमेंट्स गेन करने की कोशिश करते हैं या उनकी टेंडेंसी रहती है कि हम इलेक्ट्रॉन को लें, ठीक है, तो उनको बोला जाता है क्या, नॉन मेटल्स। तो ध्यान देंगे, दो तरह के एलिमेंट्स होगा यहाँ पर, एक मेटलॉइड्स भी होता है जिनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है सर। ये दो तरह की चीजें। अब ध्यान दो, कोई भी एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो ध्यान रखेंगे कि जैसे एग्जांपल सोडियम है, 11 नंबर पे आता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। तो ध्यान देंगे, पॉजिटिव चार्ज कितना, 11, और नेगेटिव चार्ज भी कितना, 11, राइट। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर होते हैं। लेकिन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि मेटल्स टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो लूज जब इलेक्ट्रॉन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ध्यान देंगे ये वाला चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाता है, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव। तो लेकिन एक प्रोटॉन जो होता है उसका चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव जो है वो एक्सपोज होना चालू हो जाता है, राइट। तो देखो सर, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है तो हमारा जो एटम था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो देखो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन जाएगा क्या, Na प्लस, इसके बाद चार्ज आ गया। एंड सिंपल अगर भाषा में बात करें, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो जब एटम्स होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करते हैं, लूज या गेन करते हैं, तो उनके ऊपर चार्ज रहता है, चार्ज शो होने लग जाता है। इसी चार्ज एटम्स को हम आसान भाषा में कहते हैं क्या, आयंस। और ये कौन सा आयन है, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, ठीक है। तो देखो, दो तरह के हो गए एटम्स, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे Na+ बना देगा, ये होते हैं आयंस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपोज होगा किसका, प्रोटॉन का, जिसकी वजह से एटम चार्ज हो जाएगा, और चार्ज एटम्स को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। सेम, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ज्यादा तो उतना ही चार्ज बढ़ता है। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम है, 12 नंबर पे आता है, इसमें कितने पॉजिटिव हैं, 12, और सेम नेगेटिव कितने हैं, 12। ये इसकी टेंडेंसी है दो इलेक्ट्रॉन को निकालने की, तो ये चार्ज कितना एक्सपोज हो गया, इतना, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mg+2 में कन्वर्ट हो जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका था। किसी भी एटम के अंदर अगर पैर में कुछ जुड़ता है, ध्यान देंगे ये उतने नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है,
ये डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका था, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर चार्ज प्लस या माइनस लगा के कोई भी चार्ज जब यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या होता है, ऊपर यहाँ पर चार्ज का मतलब होता है कितना इलेक्ट्रॉन्स लिया और दिया है, और नीचे अगर पैर में यहाँ पे कुछ लगा हुआ है 2 3, उसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखो, सुनिए। अब देखो, तो एक चीज हमें और पता चली कि जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। डेफिनेशन याद करिएगा। तो देखो, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। जैसे Na+ हो गया और Mg+2 हो गया। सेम नॉन मेटल्स की टेंडेंसी गेन करने की है, तो चेक करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे Cl ले लेते हैं। Cl क्या करता है, तो Cl के पास में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो पॉजिटिव कितने हो गए, 7 मैं बाहर के शो कर रहा हूँ, 17 10 नहीं शो कर रहा हूँ, 7, इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है, तो सिर्फ 7 शो कर रहा हूँ। और ये हो गए क्या इसके नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स। Cl की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो देखिए ये सब चार्ज तो कैंसिल आउट हो रहा है, बट एक चार्ज एक्सपोज हो रहा है, कौन सा, जो इसने गेन किया है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन, तो ध्यान दें, Cl जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, Cl-1 चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एटम था, देख लो, अगेन इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, और ये बन गया है हमारा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, याद रखेंगे। तो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं गेन करके, और मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाते हैं क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस। इतना आप याद रखेंगे। और सेम ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन इसने Na ने लूज किया, वो गेन करेगा कौन, Cl, और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिससे कंपाउंड फॉर्मेशन होगी, जैसे कि कंपाउंड बन गया NaCl, ठीक है। तो ये आपको बाद में बताएंगे कंपाउंड फॉर्मेशन। फिलहाल आप इतना याद रखें कि मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाने की है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, और नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। तो अपनों ने आज अभी क्या सीखा, 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं देखते हैं, और आयंस क्या होते हैं, ठीक है, वो उसका सिंपल बेसिक सीखा है, आप इसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस आर नोन एज मेटल्स एंड दोज एलिमेंट्स व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस आर नोन एज नॉन मेटल्स, ठीक है। देखो गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे O-2। अब ये चीज आपको अगर देखे तो क्या पता चल रहा है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किए हुए हैं, ठीक है ना सर। चलो अच्छा, एक और चीज, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब सुन लो, लिख लिया क्या बेटा, जल्दी नोट करो, तुम तो सारा टाइम लगा दोगे इसमें। चलो इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो जितने भी अब सुन लो, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद उतार लेना, पहले सुन लो, इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो। देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होते हैं, क्या होते हैं, सिंबल। कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिनमें से कई एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहला एलिमेंट जो है, पहला लेटर जो है उसको यूज करते हैं, और हाइड्रोजन का सिंबल बना दिया H, ठीक है। हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा, पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कईयों में पहला यूज कर लिया, कार्बन था, कार्बन के अंदर कौन सा यूज कर लिया, C यूज कर लिया। तो देखो कैल्शियम में क्या किया, पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लेटर का इस्तेमाल किया, लेकिन ध्यान देना हमेशा पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है, अगर एक एलिमेंट है तो, ओके। जैसे एग्जांपल कोबाल्ट,
अब यहां फर्क देखना भाई, कोबाल्ट के अंदर CO आता है, यूज कर लिया, लेकिन इसी के पैरेलल एक और चीज देखो, कार्बन। अब देखो पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर क्या है, स्मॉल। इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट है, क्या है, सिंगल एलिमेंट है, राइट ना सर, क्या है, सिंगल एलिमेंट। लेकिन यहां पर देखो कार्बन के बाद में दूसरा लेटर भी क्या है, कैपिटल। तो ये पहचान है क्या कि ये दूसरा एलिमेंट है। तो यहां पर दो एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, दो एलिमेंट है, और इसको हम बोलते क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मोनो मतलब सिंगल, ऑक्साइड मोनो ऑक्साइड। कार्बन भी सिंगल, हाँ जी, ऑक्सीजन भी सिंगल, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, मोनो किसके साथ? अरे मोनो मतलब सिंगल के लिए, एक ही ऑक्सीजन है ना सर कार्बन के साथ। अब जैसे एग्जांपल इसी के अंदर क्या कर दो, CO2 कर दो, तो वो क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। ठीक है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी बात समझ आई। यस सर। अरे आवाज कर रहे हो तुम लोग। तो कई एलिमेंट्स के क्या हो गए, देखो सीधे नाम हो गए आज के, लेकिन कई एलिमेंट्स के आज भी हम पुराने लैटिन नेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल सुनो, सोडियम, सुनते जाओ, अरे सुनो, सोडियम, सोडियम के लिए सिंबल यूज करते हैं Na, है ना। Na का ओल्ड जो नेम था वो था नेट्रियम, क्या था, नेट्रियम, तो इसी का आज भी यूज कर रहे हैं। पोटेशियम के लिए केलियम, पुराना वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, लैटिन। और गोल्ड के लिए ऑरम, गोल्ड के लिए ऑरम, सिल्वर के लिए, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। अरे देश क्या होगा दूसरा, अर्जेंटीना इंडिया से है क्या, अर्जेंटीना है, मैसी। हाँ ये ज्यादा देख रहा है स्पोर्ट्स। चलो दूसरा, पीछे ध्यान दो, आयरन का पैरम, ठीक है, और लेड 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 ले लो, नहीं तो मरकरी ले लो, ठीक है, हाइड्रोगायरम, हाइड्रोगायरम हो गया, ठीक है। अरे वो आयरन का है भाई, Fe, हाँ फेरम ही, वो आयन था, फेरस और फेरिक। वैसे फेरम बोलते हैं किसको, आयरन को, वो आयन है ना, फेरिक और फेरस, Fe+2 और Fe+3, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ये आप पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना कुछ के पुराने लैटिन नेम भी आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप कहोगे सर कि इसमें तो सोडियम है तो SO आ रहा है, इधर Na आ रहा है, तो ये क्या है, लैटिन नेम्स है, पुराने नेम्स है, उन्हीं के बेसिस पे इनके सिंबल चल रहे हैं। ओके सर, कोई दिक्कत, चलो ठीक है सर, बता देंगे सर, थोड़ा इंतजार करा करो, रुका करो, सारे लिखवाऊंगा ये, ठीक है। इसको उतार लो, इसको उतार लो, चलो, अरे स्टॉप करना इसको, स्टॉप ही कर दे, ठीक है। सुनो, अब है ना कुछ क्वेश्चंस हैं, करके देखते हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देखो एटम्स के अंदर तो हमें यहां से देख के पता चल जाएंगे, लेकिन आयंस के अंदर कैसे पता चलेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। देखो देखो, अगर किसी भी एलिमेंट के पैर में, यहां पर नीचे की तरफ में कोई भी नंबर लगा हुआ होता है, जैसे N2, तो इसका मतलब है ये दो क्या है, नाइट्रोजन के इसमें दो एटम्स हैं, है ना। यहां पर अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो बता रहा है हमको क्या, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अरे ओके ना, ऊपर कोई चार्ज लगता है, जैसे कि N-3, माइनस या प्लस करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो चीज है, सॉरी 3 माइनस है, ठीक है। तो ऊपर जो चार्ज के साथ में आता है वो हमें बताता है क्या, कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किए हैं। जैसे एग्जांपल Mg+2, है ना, 2+ या +2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 माइनस जो लिखा हुआ है आपने, इसका मतलब इसने क्या कर रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, और इसने क्या कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। सही है कि नहीं है, लूज करेंगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा,
और गेन करेंगे तो नेगेटिव बढ़ता है। इतनी बात समझ आ गई? चीज नोट करना सर, क्या किसी के पैर में अगर ऐसे लिखा हुआ है N3 और माइनस, तो इसका मतलब क्या है? देखो -1 चार्ज है और 3 क्या है? नाइट्रोजन के एटम है अलग अलग, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, समझ गए? 3 एटम है। ओके, अब एक नाइट्रोजन के पास में, अब इसको भूल जाओ, एक नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं? अरे कितने नंबर पे आता है नाइट्रोजन? 7 नंबर पे आता है और 14 उसका मास नंबर होता है। तो यहां से पता चला कितने प्रोटॉन? 7 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन कितने? अगेन 7 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, क्योंकि 14 माइनस 7 करोगे तो 7 ही आएंगे, राइट? अरे कोई दिक्कत? ओके, तो देखो 7 7 7 तो है ही है, इस नाइट्रोजन के पास में भी 7 7 7 और इसके पास में भी 7 7 7, लेकिन इसके ऊपर टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है? -1। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन कितना गेन कर रखा है? एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर रखा है। समझ गए क्या? तो देखो जरा टोटल कितना हुआ? 22। तो 22 तो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स, है ना सर? 21 क्या हो गए? प्रोटॉन्स, और 21 क्या हो गए? न्यूट्रॉन्स। समझ गए? ये फर्क अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि हर के ऊपर एक माइनस है, नहीं, ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक माइनस है। ठीक है, ये समझ आ गया? तो आप कर दोगे? सर तो पूरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन भी चल गया आपने। तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तो एक्सचेंज हो सकते हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को तो काउंट ऐड या माइनस करूंगा ना, और वो चीज हमको बताएगी ये ऐड करते हैं, इसमें लूज करते हैं। सही बात है कि नहीं है? चलो अब आप इसमें निकाल के बताओ, इसमें निकाल के बताइए N-3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने हैं बताइए सर? अपना अपना निकाल लो, बिना जल्दबाजी में आंसर मत किया करो। मेघांशु फिर से जल्दबाजी में आंसर कर रहा है। जो टेक्निक से आपको करने बताया गया पहले उसको फॉलो किया करो, ठीक है? ये माइनर मिस्टेक्स करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो, पेपर में नंबर कटते हैं तुम्हारे, करते हैं ना? 4 कहां से आया बता, मेरे को निकाल के दिखा। 4 3 माइनस नहीं होंगे, ढक्कन गेन करे उसने 3। अब कैसे हो गए? देखिए सर, अच्छा ठीक है सर, सुनो कैसे करोगे। 7 तो है ही है, हर एक नाइट्रोजन में होते हैं ना 7, और प्रोटॉन भी 7 और न्यूट्रॉन भी 7, लेकिन एक सिंपल एन में इतना होता है, -3 और है। -3 का मतलब अभी बताया था सर, गेम के अंदर -3 है तो +3 करोगे, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स? 10। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटॉन है 7 और न्यूट्रॉन भी है 7। इस तरह से क्या है, आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो ना सर? देखो एटम में निकालना भी सिखा दिया और आयन में निकालना भी सिखा दिया। आ गया ना सर? आयंस क्या होते हैं पता चल गया? चार्ज एटम्स को बेसिकली क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। और चार्ज होता कैसे है वो? जब इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है। लूज करेगा तो पॉजिटिव और गेन करेगा तो नेगेटिव। इतनी बात समझ आ गई? चलो सर आज के लिए इतना ही, ठीक है?